एक बार फिर स्वागत है CS विद पाइथन हिंदी में। आज हम करेंगे अध्याय 2 और इसका भाग 1, जिसमें हम बात करेंगे वर्णों की, जो कैरेक्टर सेट कहलाता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ आरक्षित शब्दों की, जिनको कीवर्ड्स कहते हैं। पहचानकर्ताओं की, वेरिएबल्स की, चर भी कहते हैं जिनको। और मूल्य, उनको जो चर को हम मूल्य देते हैं, लिटरल्स कहते हैं उनको। उनके बारे में बात करेंगे। और ये देखेंगे कि गणित की तुलना में पाइथन कैसे अलग है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैरेक्टर सेट, जो कि एक वर्ण संग्रह जैसा है। तो हर भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा में ये जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या वर्ण और कौन से सिंबल्स या प्रतीक और कौन से अंक, इस तरह जो भी हम मान्य है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें है रोमन वर्ण A to Z, दशमलव 0 to 9। एक स्पेशल तरह के वर्ण हैं जिनको वाइट स्पेस वर्ण कहते हैं, और एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे आपको। सिंबल्स या प्रतीक, जिसमें आपका प्लस साइन, जमा घटाने का साइन, गुणा करने का साइन, भाग करने का साइन, घात, घाताक या जिसको घात कहते हैं वो, ये सब सिंबल्स भी हैं। और इनके बारे में हम एक अलग चैप्टर में, ऑपरेटर्स इनको कहेंगे बाद में। तो वो चैप्टर के बारे बाद हमें पता लग जाएगा कि ये किसके लिए हैं ये सब सिंबल्स। जो पाइथन में कोडिंग स्टैंडर्ड है या कोडिंग मानक है, वो यूनिकोड है। यूनिकोड एक विशेष कोडिंग मानक है जिसमें बहुत सारे वर्ण, गुण और नियम एक संग्रह और या डेटाबेस की तरह मान ले है। इसमें हर संभव ऑपरेटिंग सिस्टम, हर संभव भाषा, हर संभव वर्ण मौजूद है। और ये बहुत बड़ा एक संग्रह है, इसलिए दुनिया की हर भाषा में हम आजकल ट्रांसलेट कर सकते हैं। उर्दू, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मैंडरिन, कैंटनीज, जो भाषाएं भी दुनिया में हैं, उन लगभग सब भाषाओं का के इसमें वर्ण मौजूद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टोकन्स की, जिसमें सारी ये जो चीजें हैं, आरक्षित वर्ड जिनको कीवर्ड कहते हैं, आरक्षित शब्द, और आइडेंटिफायर जो एक तरह से चर ही हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी ये सब कुछ मिलके किसी भाषा के टोकन्स बनते हैं। तो जब हम कोई भाषा यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा, तो उसमें इन सब का कोई अलग अलग कार्य होता है, और उसके हिसाब से ही वो लिखी जाती है। तो आज पहले शुरू करते हैं कीवर्ड्स या आरक्षित शब्द, जिनका एक विशेष उद्देश्य होता है, और इनको हम कहीं पे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां इनका इनकी जो उपयोग है वो उसी के अनुसार होता है जिसके लिए ये आरक्षित हैं। तो अभी अगर हम ये टेबल देखें तो इसमें सारे कीवर्ड्स हैं, ये 33 कीवर्ड्स हैं, 33 कीवर्ड्स। और इनमें जैसे ये लिखे हैं, अगर ये सारे छोटे अल्फाबेट्स हैं तो छोटे अल्फाबेट्स में लिखना है। जैसे ये फॉल्स, नन और ट्रू में पहला अक्षर कैपिटल है तो बड़ा है, तो उसको वैसे ही लिखना है प्रोग्राम में। अगली चीज है आइडेंटिफायर्स या चर, जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज को एक अद्वितीय नाम दिया जाता है, और उसके हिसाब से बाद में उसको अगर हमने रेफर करना है
तो या उसको यूज करना है, उपयोग करना है, तो हम उसी नाम से उसको लिखेंगे। तो जब हम कोई भी चर को डिफाइन करते हैं, उसके नियम हैं कि या तो आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो A to Z, कैपिटल या स्मॉल, 0 to 9 नंबर यूज कर सकते हो, और ये चिन्ह अंडरस्कोर चिन्ह जो होता है वो यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, उसकी अनुमति नहीं है। var अंडरस्कोर 1 जैसे हमने लिखा है, ये एक अच्छा चर का नाम हो सकता है, या add अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर sum जैसा भी नाम होता है, ये मान्य है, उदाहरण है। अगर हम कोई पहचानकर्ता अंक से शुरू करें, चर को या पहचानकर्ता को अंक से शुरू करें, तो वो अमान्य है, वो गलत है। तो इसलिए उसको हम नहीं लिख सकते वन var जैसे हम नहीं लिख सकते। कीवर्ड या आरक्षित शब्द हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, और ये ऐसे चिन्ह भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये केस सेंसिटिव है। तो अगर हमारे पास 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं, my, var जो कैपिटल में है, फिर ये जो मिक्स्ड है और ये सब छोटे में है, तो ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक और एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे एज का। और जब हम पहली बार उसको कोई मूल्य देते हैं, तो वो उसको कहते हैं असाइन करना। तो हम उसको जब हम किसी भी वेरिएबल या चर को पहली बार एक मूल्य असाइन करते हैं, तो वो डिफाइन हो जाता है वेरिएबल वहां पे। तो अलग से शुरू में हमें घोषित करने की जरूरत नहीं है। चर के हम संक्षिप्त नाम दे सकते हैं, जैसे x, y दे सकते हैं। फिर हम अधिक वर्णात्मक नाम भी दे सकते हैं, जैसे एज, कार, नेम, टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम, ऐसे भी नाम दे सकते हैं। और ये एक टेबल है जिसमें हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो ये एक्चुअली गलत हैं, तो उनको बताया गया है कि वो गलत क्यों है। एक तो इसमें हाइफन है, तो ये अंडरस्कोर होगा तो ठीक रहेगा। लैम्डा एक आरक्षित या शब्द है या कीवर्ड है। 4 काउंट में हम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। डॉलर साइन अलाउड नहीं है। अनदर var में एक स्पेस है जो अलाउड नहीं है। जब भी हम किसी चर को कोई मूल्य देते हैं, तो वो उसी के हिसाब से उसको हम घोषित कर देते हैं कि उसका डेटा प्रकार क्या है, और उसके बारे में हम अभी बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पे हमने देखा एक वेरिएबल जिसका नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और उसको हमने समान चिन्ह या इक्वल टू साइन के साथ लिखा है कल्पना। इसका मतलब ये है कि हमने इसको ये असाइन कर दी है, या इसको ये वैल्यू दे दी गई है। पर ये बराबर है ऐसा इक्वल टू साइन जैसी ये चीज नहीं है, और इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार में बाद में अभी करते हैं। ऐसे ही ग्रेड एक वेरिएबल है, चर है, जिसको हमने 11 वैल्यू दी है। चर निर्माण में जब हम कोई भी वैल्यू देते हैं x को, जैसे हमने 300 वैल्यू दी, तो अगर हम बाद में उसको बदल देते हैं 200, तो इसका ये मतलब है कि जो x था वो पहले एक 300 वाले एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब वो 200 के एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। एड्रेस मतलब जो मेमोरी के अंदर उसका पता है, उसको एक अद्वितीय पूर्णांक इंटीजर के साथ एसोसिएट किया जाता है, और ये मेमोरी के अंदर ही चलती है सब कुछ। तो आपको इसका मैं एग्जाम्पल बता दूंगी कैसे हम देख सकते हैं कि वो कौन सा पूर्णांक है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो वो एड्रेस एक्चुअली इस वैल्यू को की तरफ एड्रेस पॉइंट करता है। तो जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो बेसिकली आप 300 के जो एड्रेस है ये वाला, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो बाद में अगर आप उसकी वैल्यू बदल देते हैं, तो फिर वो
दूसरे एड्रेस की तरफ इशारा करने लग जाता है। तो इसको जानने के लिए कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है, वो जो मेमोरी स्थान में जुड़ा हुआ एक अद्वितीय पूर्णांक है वो क्या है, तो उसके लिए हम एक पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन या आईडी फंक्शन कहते हैं उसका, बिल्ट इन फंक्शन जो आईडी फंक्शन है उसको यूज करते हैं। और जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो जितनी ज़्यादा आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा उतना ही अच्छी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो अब हमें पता है कि आईडी एक फंक्शन है, उसको ऐसे यूज करते हैं, हम आईडी लिखते हैं, ब्रैकेट में हम चर का नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू 150। तो हमारे पास एक चर है z और उसका मूल्य है 150। तो हम ये देख लेते हैं कि वो चर की वो जो नंबर है, पूर्णांक है, वो क्या है। तो वो ये लौटा देता है आपको आउटपुट में। और फिर अगर आप 150 का भी देखें तो वो दोनों सेम है। और ये नंबर हर बार यही नंबर नहीं आएगा। तो जब अगर आप कभी इसको करके देखेंगे अपने कंप्यूटर पे या फोन पे तो ये एक अलग एड्रेस देगा आपको। तो पर इन दोनों को सेम होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। x इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 600 और इन सब की हमने आईडी चेक कर ली है। फिर बाद में हमने बदल के x को 200 कर दिया और फिर हमने कहा कि x की जो वैल्यू है वो y को दे दी जाए। तो y की भी वही वैल्यू हो गई और दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं 200, तो इसलिए उनकी आईडी सेम हो गई। तो पहले दोनों की आईडी अलग थी, अब दोनों की आईडी सेम हो गई, एक सी हो गई। अब हम देखते हैं कि पाइथन को अगर गणित के साथ हम देखें तो क्या फर्क है। तो पहले तो जब हम कोई वैल्यू को असाइन करते हैं किसी चर को, कोई हम कहते हैं कि इसको ये हमने वैल्यू असाइन कर दी है, तो वो गणित जैसे चर की वैल्यू इक्वल टू साइन नहीं है। क्योंकि गणित में आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर कहते हो और फिर आप उनको हेर फेर करके आप एक इधर लिख सकते हो, चाहे आप वापस उधर बाएं हाथ में लिख दो चाहे दाएं हाथ में। पर यहाँ वो नहीं कर सकते, आप कुछ रूल्स हैं इसके और उनके हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x 1 के उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। z इज इक्वल टू पाइथन, पाइथन एक स्ट्रिंग बना हुआ है जिसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। तो ये वर्ड को, एक शब्द को पॉइंट कर रहा है पाइथन। और फिर हमने कह दिया कि x इज इक्वल टू z, तो जो z में वैल्यू है पाइथन वो अब x के साथ रीबाइंड हो जाएगी। अब x को अगर हम प्रिंट आउट लें और आउटपुट देखें तो ये पाइथन बताएगा। ऐसे ही अगर हम y इज इक्वल टू 15 ले रहे हैं और अगली स्टेटमेंट में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू y प्लस 5। अब ये गणित के नियम से गलत है, पर प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है कि जो पुरानी वैल्यू है y की उसको लेके उसमें 5 जमा करके और जो हमने ये y लिखा है यहाँ पे इसको दे दी जाए। तो अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो y की वैल्यू 20 आएगी। ऐसे ही अगर y को हम कहते हैं y इज इक्वल टू y इंटू 5, तो अब जो वैल्यू y की थी 20 उसको 5 से गुणा करके वो 100 प्रिंट कर देगा अगर आप प्रिंट करते हैं। तो ये बराबर जैसा नहीं है, इसका मतलब है कि ये मैथ का इक्वल टू साइन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट को, एक मूल्य को दूसरी साइड पे असाइन कर देता है। और हमेशा याद रहे कि जो बाईं तरफ लिखा है वो वैल्यू को लेता है राइट हैंड साइड से। सो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है y, वो राइट हैंड साइड की कैलकुलेट होके जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करके उसको असाइन कर देता है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम
वेरिएबल रखते हैं और नंबर नहीं रख सकते। तो इसलिए ये मैथ के जैसा या गणित के जैसा नहीं है, इसमें इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो n इज इक्वल टू 15 ठीक है, 15 इज इक्वल टू n गलत है। ऐसे ही 17 इज इक्वल टू n प्लस 2 गलत है, और n इज इक्वल टू 17 प्लस 2 ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि एक हम और काम कर सकते हैं। A1, A2, A3 तीनों को एक ही वैल्यू भी दे सकते हैं, और 3 वेरिएबल्स को एक ही लाइन में हम असाइन कर सकते हैं वैल्यूज, 3, 4 जितने मर्जी। A1 को 5, A2 को 7, A3 को 9। सो ये हम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लिटरल्स पे, जिसको हम डेटा प्रकार कहते हैं, मूल्य कहते हैं। अब ये जब आपने कभी वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कोई मूल्य देते हैं, तो क्या क्या मूल्य हम दे सकते हैं? हम बहुत सारे और भी मूल्य दे सकते हैं, पर अभी के लिए हम जो डेटा टाइप्स देखेंगे, जो मेन डेटा टाइप्स आपने करने हैं इसमें, वो हैं नंबर, नन, सीक्वेंसेस, और सेट्स के बारे में सिर्फ बता देंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं होगा। डिक्शनरी एक बिग पार्ट, तो ये करेंगे हम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल या नंबर्स पे। इसको संख्यात्मक डेटा कहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा। तो ये विभिन्न प्रकार के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें इंटीजर्स है सबसे पहले, और उसका एक सब टाइप है बूलियन। सो पूर्णांक, तो जो मैथ में पूर्णांक होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, जिसमें नंबर होते हैं, तो ये वैसा ही उदाहरण है। और इसमें आप कितना भी बड़ा, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो आप कितना भी बड़ा नंबर दे सकते हैं। उसके अलावा एक बूलियन होता है जिसमें आप ट्रू 1 या फॉल्स 0 दो ही वैल्यूज ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। इसके आगे है फ्लोटिंग पॉइंट, ये एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे। उसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट्स। फ्लोट्स कहते हैं दशमलव जिसमें बिंदु होता है, ऐसे वाले जो संख्याएं हैं। तो 2.0 माइनस 2.1 ये उदाहरण है। इनको ऐसे भी लिखते हैं 4.2 E5, तो इसका ये अर्थ होता है। एक और चीज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनमें एक भाग होता है जो वास्तविक है और दूसरा भाग काल्पनिक होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। ये है 2 + 5J। J जो है वो भाग काल्पनिक है, -1 का अंडर रूट होता है, और इंजीनियरिंग में इसको J लिखते हैं, गणित में I लिखते हैं। एक और मूल्य हम दे सकते हैं नन, जब एक्चुअली हमें कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है किसी चीज को, पर हम चाहते हैं कि वो वेरिएबल हम डिफाइन करें पर उसको कोई वैल्यू ना दें, तो उसको नन लिखते हैं। ये भी इसके कुछ बाद में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें यहाँ ये काम आता है। सीक्वेंसेस में 3 तरह के सीक्वेंस हैं। इनको सीक्वेंसेस इसलिए कहते हैं कि हर जो इसमें आइटम या एलिमेंट है, जो भी मूल्य हैं इसके अंदर, वो सारे उनका एड्रेस होता है एक। तो वो शुरू होते हैं 0 से। तो पहला जो अल्फाबेट है वो 0, उसका इंडेक्स कहते हैं उसको। इंडेक्स 0 है, 1 है, स्पेस का 2 है, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही ट्यूपल्स होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर अलग अलग आप कॉमा के साथ उनको डिलिमिटर कहते हैं, कॉमा को उनके साथ अलग अलग आइटम्स दे सकते हैं, चाहे वो नंबर है, संख्या, पूर्णांक है, या फ्लोटिंग पॉइंट दशमलव वाला नंबर है, या स्ट्रिंग है, कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और लिस्ट भी बिल्कुल वैसी ही है, बट लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है और लिस्ट को हम बदल सकते हैं। स्ट्रिंग और ट्यूपल को हम
बाद में बदल नहीं सकते। इसमें ऐड भी कर सकते हैं कुछ लिस्ट में, इसमें से निकाल भी सकते हैं। तो ये म्यूटेबल या परिवर्तनीय है और वो अपरिवर्तनीय है। उसको एक बार आपने लिखा है, उसके बाद आप उसको बदल के एक नया वेरिएबल बना सकते हैं, पर सेम वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर सकते। वो अगर होंगे भी तो वो टेम्पररी होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। सेट एक है एक और तरह का डेटा प्रकार है जिसमें लिस्ट की तरह ही स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, पर उसके अंदर हमारे पास कोई अद्वितीय हैं सारे नंबर, सो रिपीट नहीं कर सकते इसके अंदर। डिक्शनरी में हम एक चर को इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जोड़े के हिसाब से आइटम्स रखते हैं। एक प्रत्येक जो इसमें हमारे आइटम है, एलिमेंट है, वो जोड़े में आता है। तो जोड़े में एक चीज को की कहते हैं और फिर एक कोलन लगता है और वैल्यू। तो ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग हो और नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों नंबर हो सकते हैं, दोनों स्ट्रिंग हो सकते हैं। तो ये आपके ऐसे बन जाते। तो ये 5 जोड़े हैं यहाँ पे और अल्प विराम है, कॉमा है इन सबके बीच में, और की और वैल्यू के बीच में कोलन है। तो आपको वो पता लग जाता है कि ये पहला वाला कोलन से पहले वाला की है, कोलन के बाद वाला उसका वैल्यू है। सो ये tutorialspoint.com execute python3 online.php। इसमें जब आप जाएंगे तो आपके पास 4 टैब्स होंगे यहाँ पे। जो ये 4 टैब्स हैं उसमें पहला एग्जीक्यूट है, जो कि रन की जगह आप एग्जीक्यूट लगा सकते हैं। stdin एक मॉड्यूल होता है जो इनपुट लेता है। तो W3 जबकि अच्छा है और उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, पर ये भी एक अच्छी साइट है जिसमें आप इनपुट्स भी दे सकते हैं। तो बाद में हम इनपुट आउटपुट करेंगे पार्ट 2 में, तो तब मैं आपको समझाऊंगी। अब चलते हैं, ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है जिसमें हमने क्या है, a इज इक्वल टू बॉर्न टू कोड, ये स्ट्रिंग है। b 1 2 3 कोई नंबर है। c 3.5 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। d कॉम्प्लेक्स नंबर है। e बूलियन नंबर है। तो इस सब के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो अब मैंने एक फंक्शन यूज किया है। एक तो हमने प्रिंट आउट में, आउटपुट स्टेटमेंट में प्रिंट किया है ऐसे के ऐसे ही नंबर को, और मैंने यहाँ पे यूज किया है एक वाइट स्पेस कैरेक्टर \n। तो \n यूज करने से जो आप नेक्स्ट लाइन पे अगली आपका कर्सर दूसरी लाइन पे चला जाता है, तो जो अगली स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होती है। तो ये अच्छा एक वाइट स्पेस कैरेक्टर है जो कि बड़ा क्लीन आउटपुट देता है और इसके बहुत यूजेस हैं। तो ये, या टैब अगर आप स्पेस देना चाहें 4 स्पेसेस वाली, तो आप \tab t लिख सकते हैं, तो टैब स्पेस आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है आउटपुट में। तो अगर आप आउटपुट को देखें ध्यान से, तो ये है आई एम बॉर्न टू कोड, इसका क्लास है स्ट्रिंग str, 1 2 3 क्लास int, 3.5 क्लास float, 6 + 4j क्लास complex, true क्लास bool। सो ये सारे वेरिएबल्स जो थे, इन सब की उसने आपको क्लास बता दी, तभी हमने ये फंक्शन टाइप यूज किया है वेरिएबल का नाम देके। तो ये एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है जो सिर्फ यही बताता है कि आप अलग अलग वेरिएबल्स कैसे डिफाइन कर सकते हो, चर कैसे बना सकते हो प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में। तो अब हम एक बार W3 पे भी चले जाते हैं और इस पे देखते हैं वेरिएबल्स कैसे दिए हैं। तो ये एक
दिया है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू जॉन। तो अगर आप x देखें तो वो इंटीजर है, y देखें तो वो एक स्ट्रिंग है, और आउटपुट में उसमें ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दिया है। तो अगर हम इसमें भी देखें टाइप्स, तो 1, 2.8, 1J। तो अगर हम इनकी टाइप प्रिंट कर रहे हैं तो क्लास आ रही है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम हमारे पास है x इज इक्वल टू ऑसम। तो अगर हम प्रिंट x करेंगे तो सिर्फ प्रिंट x कर रहा है तो ऑसम आना चाहिए आउटपुट, और फिर हमारे पास ये आउटपुट आना चाहिए पाइथन इज ऑसम, बिकॉज वो प्लस साइन भी ऐसे चलता है। अब हम देखते हैं, अगर हम कोट्स में लिखते हैं किसी चीज को z और y is equal to 64.5, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं क्योंकि ये कोट्स के अंदर हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट, अगर मैं इसको प्रिंट x प्लस वाई करती हूँ तो इवन दो ये स्ट्रिंग है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, z प्लस वाई। सो इसको हम रन करके देखते हैं। हाँ, तो अगर आप ये देखें, ये इसने x को प्रिंट किया है ऑसम, पाइथन इज ऑसम कर रहा है क्योंकि पाइथन इज कोट्स में था, स्पेस थी उसके बाद, और फिर x प्लस x था। अब हमने लिखा z इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 64.5। ऐड करने पे ये ऐड नहीं हुए हैं, ये सिर्फ दोनों को लिख दिया गया है। अगर मैं इनको बदल के z इज इक्वल टू इंट z कर दूं, तो ये एक फंक्शन की तरह, इसको एक्चुअली कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब कि मैंने कहा कि इसको अब फ्लोट बना दो स्ट्रिंग से, तो वही नंबर को लेके मैंने उसको इंट में चेंज किया और फिर से z में सेव करा। तो अगर मैं अब प्रिंट करती हूँ z प्लस वाई, तो अब ये आउटपुट सम के साथ देगा। अब ये आउटपुट दे रहा है 120.5। इफ यू स्टार्ट, ये जब स्टार्ट किया था तो ये हमारे पास स्ट्रिंग थे दो। अब हमने इन दो स्टेटमेंट्स के साथ इनको चेंज कर दिया है इंट और फ्लोट में, और अब अगर मैं ऐड कर रही हूं तो अब ये ऐड होके आउटपुट दे रहा है। ये दोनों चीजें आपको समझनी है कि अगर कोई चीज स्ट्रिंग है तो वो नंबर की तरह बिहेव नहीं कर सकती, इवन दो वो नंबर है कोट्स के अंदर। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम करेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, अगले पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। So we stop here, and I hope you enjoyed, and I hope you will use these, आप use करिए ये वेबसाइट्स, क्योंकि इनकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं W3 स्कूल्स पे, जो कि आपको बहुत क्लियरली और बहुत छोटे सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग। धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा तो आप अच्छा भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो और जो दूसरी वेबसाइट है उसमें हम ज़्यादा प्रोग्रामिंग इनपुट स्टेटमेंट्स के साथ कर सकते हैं, इसलिए वो अगली बार उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आप
अपना फीडबैक या अपने कमेंट्स मुझे बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उसको और क्लियरली समझा सकूं। थैंक यू।